प्रदूषण। प्रदूषण एवं उसके प्रकार। प्रदूषण भूमि, वायु, जल के भौतिक और रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। यह प्रदूषकों के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, इनका विभिन्न आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ पे इस डायग्राम में हम प्रदूषण के प्रकार देखेंगे। तो पहला देखते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर इसका क्या प्रकार है। तो पहला गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। मोस्टली हम यही वाला प्रदूषण हमेशा पढ़ते हैं। उत्पत्ति के अनुसार जो प्रदूषण है उसमें है प्राकृतिक में ज्वालामुखी का फूटना और मानवोद्भवी में मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि से उत्पन्न प्रदूषक। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी के आधार तंत्र पर, पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जो उसका वर्गीकरण है उसमें जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल और जैव निम्नीकरणीय रहित, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल में कौन है, घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज इत्यादि। और जैव निम्नीकरणीय रहित तो ये है प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड इत्यादि। ये थे प्रदूषण के प्रकार। सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। स्पष्ट है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाएगा। अतः स्पष्ट है कि मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता है या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट, वहीं दूसरी ओर ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के कुछ उदाहरण हैं, घरेलू अपशिष्ट जिसको कचरा कहेंगे, मूत्र तथा मल, वाहित मल आदि। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक या जैव विघटित प्रदूषक जैसे कि घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज इत्यादि का अपघटकों द्वारा पूरी तरह अपघटन कर दिया जाता है। इसीलिए जैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कूड़ा उपचार संयंत्र द्वारा सही तरीके से नियंत्रित कर लेने पर एक उपयोगी संसाधन साबित हो जाता है। अतः वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। उदाहरणतया रबर जैसे निम्नीकरणीय हैं, रबर जैव निम्नीकरणीय हैं। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक ऑप्शन डी, मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव का एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। स्पष्ट है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जैव विघटित प्रदूषक हैं तो वो है वाहित मल, पारा, प्लास्टिक और एस्बेस्टॉस, जो ये जैव विघटित नहीं है, जबकि वाहित मल जिसे सीवेज कहेंगे ये जैव विघटित प्रदूषक है। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं, घरेलू अपशिष्ट कचरा, मूत्र तथा मल, वाहित मल आदि। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक या जैव विघटित प्रदूषक जैसे कि घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज इत्यादि का अपघटकों द्वारा पूरी तरह अपघटन कर दिया जाता है। इसीलिए जैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं? तो वो है सीवेज, पहला है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उदाहरण सीवेज, कागज, लकड़ी आदि। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो ऑप्शन है यहाँ पे रबर। बाकियों के कंपैरिजन रबर है जो जैव निम्नीकरणीय है, जबकि प्लास्टिक, मरकरी या पारा, पॉलीथीन इनको जैव निम्नीकरणीय में नहीं लाया जा सकता। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। दिए गए विकल्प में से रबर जो है वो जैव निम्नीकरणीय है। वायु प्रदूषण, पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषण को मुख्यतः 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के 2 स्रोत हैं, पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx इत्यादि आते हैं, जबकि मानव जनित स्रोतों में गैस व ध्रुम, कणकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर्स तथा ऊष्मा ईंधन के जलने से इत्यादि आते हैं। ध्यातव्य है कि लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि को जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें व धुएं की उत्पत्ति होती है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन में मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वायुमंडल में वर्षा और एवं ओस द्वारा धुआं, धूल एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, परंतु ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2.5 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा द्वारा वायुमंडल में स्वच्छ नहीं किए जा सकते। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, स्मॉग शब्द स्मोक और फॉग से मिलने से बना है। प्रकाश रासायनिक ध्रुम कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती है, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और PAN, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि। इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक ध्रुम कोहरा उत्पन्न होता है। जहाँ पर अधिक यातायात रहता है वहाँ पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से प्रकाश रासायनिक ध्रुम कोहरे का निर्माण होता है। प्रकाश रासायनिक ध्रुम कोहरा खास तौर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन तथा पैरोक्सी एसिलेट नाइट्रेट से बनता है। कम सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में ध्रुम कोहरा अपूर्ण रूप से बनता है। ऐसी वायु को भूरी वायु कहते हैं। ध्यातव्य है कि ऑटोमोबाइल निर्वातक में हाइड्रोकार्बन Hc तथा NO रहता है एवं ये शहरी क्षेत्रों में O3 + PAN के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेट्रोपॉलिटन शहरों में गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले हुए धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, ओजोन इत्यादि उपस्थित होता है। ध्रुम कोहरे के निर्माण को रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। इंजन के भीतर की अभिक्रिया N2 + O2 9 ये बन जाएगा 2NO। वायुमंडल में होने वाली अभिक्रियाएं, तो आप यहाँ पे इन फॉर्मूलों को एक बार देख सकते हैं। 2NO + O2 हो जाएगा 2NO2, NO2 और UV विकिरण के साथ में O + O2 से बन जाएगा O3 ओजोन, और ये कुल मिला के होगा NO + O। NO + O3 बन जाएगा NO2 + O2, Hc + NO + O2 आगे चल के बनेगा NO2 + PAN। मनुष्यों में इससे आँख, नाक, गले में जलन तथा श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN जिसे कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इनमें सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक दोनों
शामिल होते हैं। इससे बनने वाले वायु प्रदूषण के पर्दे भूरे नारंगी जैसे को प्रकाश रासायनिक ध्रुव कहते हैं। ध्यातव्य है कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। NO2 भूरे रंग की तीक्ष्ण गैस है। यह प्रकाश के अवशोषण के फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नवजात ऑक्साइड O का एक एक परमाणु बना लेती है। उल्लेखनीय है कि नवजात ऑक्सीजन O बहुत क्रियाशील होता है। नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु O2 से क्रिया करके ओजोन यानी O3 बना लेती है। तत्पश्चात O3 पत्तियों के खुले रंध्रों ओपन स्टोमाटा द्वारा पर्ण मध्योत्तम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। यह कोशिकाओं में उपस्थित जल से क्रिया करके हानिकारक ऑक्सीजन मुक्त मूलक अथवा पर ऑक्सिल मूलक जैसे O2 OH HO2 आदि का निर्माण करती है। पर ऑक्सिलिक मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन O3 बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर पेरोक्सी एसिलेट नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। PAN क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधों का विकास कम हो पाता है। यह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। मनुष्यों की आंखों में PAN बहुत ज़्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है। यह आंखों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। PAN तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। वायु में मिलकर PAN तथा O3 धुंध बना लेती है। अधिक ध्रुव कोहरे के निर्माण में दृश्यता घट जाती है। इस कारण से पृथ्वी पर पहुंचने वाली प्राकृतिक सौर विकिरण की मात्रा घट जाती है। इसके फलस्वरूप जीवों में विटामिन D के उत्पादन की मात्रा घट जाती है, जो रिकेट्स जैसे रोगों की वृद्धि का कारण बनती है। अधिक ध्रुव कोहरे से यातायात के परिचालन में असुविधा होती है, जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोतों से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे CO, CO2, SO2 इत्यादि। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं, जैसे ओजोन O3, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इत्यादि। अतः PAN ओजोन तथा स्मॉग द्वितीय प्रदूषक हैं, जबकि सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक हैं। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड सीसा धातु उत्सर्जित होता है, जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब परिशोधनशाला तकनीकी में उन्नयन के कारण पेट्रोल में लेड डालने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। लेड एक वायु प्रदूषक है, जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। लेड बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि लेवल IQ को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है, जो रंगहीन, कलरलेस तथा अति विषैली होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों तथा से 10% ईंधन पदार्थों मुख्यतः कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों इत्यादि से वातावरण में मिलती रहती है, जिसमें से CO उत्सर्जन का 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है। यह सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित रहती है। CO वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण CO2 में हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। अतः यह बहुत ही हानिकारक वायु प्रदूषक है।
इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन तंत्र से होता है। दबाव युक्त CNG तथा द्रवित LPG गैसों के प्रयोग एवं ऑटोमोबाइल व उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर इस समस्या को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अत्यंत हानिकारक व कैंसर कारक होता है। इससे आँख, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा व कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का जन्म होता है। ध्यातव्य है कि भारत में अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषिद्ध कर दिया गया है। दिल्ली में जाड़े की ऋतु में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं उठती और ये धरातल से कुछ ऊंचाई पर धूल, गैस आदि की एक परत बन जाती है। जाड़े की ऋतु में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है। ध्यातव्य है कि वाहनों के नए उत्सर्जक प्रतिमान लागू करने के लिए गठित भूरे लाल कमेटी ने कई अनुशंसाएं दी हैं, जिनमें केंद्र व राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे पाक्षिक तौर पर नियमित प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाएं और अत्यधिक धुआं उगलने वाले वाहनों की पहचान करें। इसके साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय देश भर के लिए एक केंद्रीय सॉफ्टवेयर विकसित करे ताकि पूरे देश में प्रदूषण का स्तर समान हो सके। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि अत्यधिक धुआं उगलने वाली व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस रद्द करते वक्त प्राइवेट वाहनों पर भी कार्यवाही की जाए। उल्लेखनीय है कि एशियाई भूरा बादल वर्ष 2002 में अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था। यह वस्तुतः प्रदूषण के कारण था। वर्ष 2007 में भी इसकी रिपोर्ट आई थी। एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। इस घटना में वायु प्रदूषण से जनित भूरे बादलों की एक परत बन जाती है, जो प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च के महीने के दौरान मुख्यतः दक्षिण एशियाई क्षेत्रों पर आच्छादित रहती है। वर्ष 2008 में इसकी दूसरी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के हवाले से बताया गया कि ब्राउन क्लाउड के हॉटस्पॉट एशिया के साथ साथ दक्षिणी अमेरिका तथा अमेजन बेसिन में भी हैं। इस भूरे बादल में लगभग 85% एरोसोल्स हैं। इस बादल में सल्फेट, काला कार्बन व कई घातक रसायन हैं। यह विषाक्तता को बढ़ाकर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां एवं कैंसर को उत्पन्न करते हैं। उल्लेखनीय है कि चीन व भारत के सौर विकिरण में परिवर्तन, सतही एवं वातावरणीय तापमान में परिवर्तन तथा मानसूनी वर्षा के पैटर्न में भी भारी परिवर्तनों का कारण भूरा बादल भी हैं। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज यौगिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड हैं। इनमें कुछ मात्रा में विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग ईंटों के उत्पादन में तथा कंक्रीट उत्पादन में पोर्टलैंड सीमेंट के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है। यह वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हानियाँ दी हुई हैं और फ्लाई ऐश के लाभ भी दिए हुए हैं। तो पहले हम फ्लाई ऐश की हानियों को देखेंगे। श्वसन तंत्र के रोग इससे उत्पन्न होते हैं। वायु की गुणवत्ता में कमी होती है। और तीसरा है पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण में ये बाधा करते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश के लाभ क्या क्या हैं? तो पहला लाभ होगा भूमि भराव व खानों के भराव में प्रयोग। फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की एवं सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं। खेतों में छिड़काव से मृदा की जल ग्रहण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। फसलों की पैदावार जो होती है इसकी वजह से अधिक होती है। तो ये था फ्लाई ऐश से लाभ व हानियाँ। ध्यातव्य है कि गैसीय व कड़ीय पदार्थों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कारखानों की चिमनियों से निःसृत धुएं और कालिख के साथ मिश्रित
कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को बैग फिल्टर कहते हैं। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, जबकि 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने हेतु साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर तथा वेट स्क्रबर नामक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जबकि साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। साइक्लोन सेपरेटर द्वारा कणकीय पदार्थों का पृथक्कीकरण, ये डायग्राम आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रदूषित हवा है जो सिलेंडर के अंदर आती है, ये इनलेट एरिया है और ये अंदर आ गई सिलेंडर के। यहाँ घुमाव, चक्करदार घुमाव है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इसका निकास द्वार है जहाँ पे संकलित कणकीय पदार्थ हैं, ये कण यहाँ पे आ गए और जो शुद्ध हवा होगी वो आउटलेट के थ्रू ऊपर से निकल जाएगी। साइक्लोन सेपरेटर में धुएं का साइक्लोन या चक्रवात की तरह मंथन कराया जाता है। इसके फलस्वरूप ठोस कणकीय पदार्थ भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं। कणकीय पदार्थों से मुक्त गैसें सिलेंडर के ऊपरी भाग में लगे हुए निकास से वायुमंडल में विसर्जित हो जाती हैं। इस प्रकार वायु प्रदूषण की रोकथाम में साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु भूमि से अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसे पौधे जड़ों द्वारा खाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन एवं रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार इस सहजीविता का प्रभाव पौधों एवं वातावरण पर पड़ता है। ध्यातव्य है कि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं जो कि प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। लाइकेन्स निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषक के प्रति संवेदी हैं, इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। जनवरी 2020 में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा एयरोपोकेलिप्स रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार नेशनल एक्वेंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में शामिल 287 भारतीय शहरों में से 231 भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोयला खदानों के लिए मशहूर झारखंड का झरिया सबसे प्रदूषित शहर है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न देशों की भांति भारत में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। ए लेस देन 10 माइक्रोमीटर आकार के कणिका युक्त पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर या PM10, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर आकार के कणिका युक्त पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर या PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3, लेड PB जिसे कहते हैं। यहाँ पे AQI का आधार इस बॉक्स में आप एक बार इसे देख लीजिएगा। इसका आधार भी यही सेम PM10, PM2.5, NO2, CO, O3, SO2, NH3, PB यहाँ पे बॉक्स के फॉर्म में दिया है। CO2 तथा O3 को 8 घंटे के औसत से मापा जाता है, जबकि अन्य सभी प्रदूषकों को 24 घंटे के औसत से मापा जाता है। मापन की इकाई NO2, O3 तथा कणिका युक्त पदार्थ के लिए माइक्रोग्राम, CO के लिए मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है। उल्लेखनीय है कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग के स्तर के मापन में प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की 6 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। तो यहाँ पे सूचकांक और श्रेणियां प्रदर्शित रंग और उसका क्या प्रभाव है ये दिखाया गया है। सूचकांक 0 से 50 तक अच्छा गुड माना जाता है, रंग जो होता है हरा, और प्रभाव इसका न्यूनतम होता है। 51 से 100 तक संतोषजनक सेटिस्फैक्ट्री हल्का हरा रंग। संवेदनशील लोगों को सामान्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं इसकी वजह से। 101 से 200 तक मध्यम प्रदूषित मॉडरेटली पॉल्यूटेड पीला रंग होता है। अस्थमा व हृदय रोग से पीड़ितों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं इससे। 201 से 300 तक खराब पुअर ऑरेंज कलर और ज़्यादा समय तक संपर्क से श्वसन संबंधी परेशानियां होती हैं। आइए आगे देखते हैं। 300 से 400 तक बहुत खराब वेरी पुअर लाल रंग और लंबे समय तक संपर्क
से श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं प्रभाव में इसके। 401 से 500 तक गंभीर सीवियर गहरा लाल रंग दिखाता है और प्रभाव इसका होगा स्वस्थ लोग भी प्रभावित तथा रोगग्रस्त लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा इसकी वजह से। ध्यातव्य है कि शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI जारी किया गया था। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस पहल को आरंभ किया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु VAYU प्रणाली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। उल्लेखनीय है कि जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन CCAC विभिन्न देशों, नागरिक समाजों, सिविल सोसाइटीज़ व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। यह 53 देशों एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा निर्मित एक गठबंधन है। CCAC मुख्यतः मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है। यह गठबंधन अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ उनकी उपशमन रणनीति एवं क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर नई कार्रवाइयों को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। इसके साथ ही इस गठबंधन के सहयोगी देश इस तथ्य को भी मान्यता देते हैं कि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों का न्यूनीकरण कार्बन डाइऑक्साइड के न्यूनीकरण के वैश्विक प्रयासों में पूरक एवं अनुपूरक का कार्य करने में भी सक्षम हों। वायुमंडल में वर्षा एवं ओस द्वारा धुआं, धूल एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2.5 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। वाहनों से उत्सर्जित NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO तथा अनबर्न्ड HCS को गैर हानिप्रद यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरकी परिवर्तक कैटालिटिक कन्वर्टर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक उत्प्रेरक प्लैटिनम या रोडियम अथवा रोडियम पर से उत्सर्जित गैस को प्रवाहित किया जाता है जिससे उसमें उपस्थित गैसीय मिश्रण CO से CO2, NOx से N2 और HC से CO2 एवं जल में परिवर्तित हो जाता है। आगे है, यहाँ पे आप उसे फॉर्मूले के फॉर्म में देख सकते हैं। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। 2CO + O2 और यहाँ पे ये होगा PD के साथ 2CO2 + O2। जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होने वाली वायु प्रदूषक गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है तथापि वातावरण में जल से प्रतिक्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का कारण यह हो सकती है। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को घरेलू वायु प्रदूषण कहा जाता है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। रेडॉन एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडॉन गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। रेडॉन गैस से फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। ध्यातव्य है कि रेडॉन गैस मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है। शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होकर यह गैस फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती है। प्रश्न कोश और पहला प्रश्न, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। ऑप्शन सी। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं जो कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन बी। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा स्मॉग शब्द स्मॉक और फोग के मिलने से बना है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें
सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और PAN, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि। इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश रासायनिक ध्रुव का बनना किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो ये NO2O3 तथा पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, गर्म, शुष्क तथा तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इनमें सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक दोनों शामिल होते हैं। इससे बनने वाले भूरे नारंगी जैसे वायु प्रदूषक के पर्दे को प्रकाश रासायनिक ध्रुव कहते हैं। ध्यातव्य है कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। NO2 भूरे रंग की तीखी गैस है। यह प्रकाश के अवशोषण के फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नवजात ऑक्सीजन और का एक एक परमाणु बना लेती है। उल्लेखनीय है कि नवजात ऑक्सीजन बहुत क्रियाशील होती है। नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके ओजोन बना लेती है। तत्पश्चात O3 पत्तियों के खुले रंध्रों ओपन स्टोमाटा द्वारा पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती हैं। यह कोशिकाओं में उपस्थित जल से क्रिया करके हानिकारक ऑक्सीजन मुक्त मूलक अथवा पर ऑक्सिल मूलक, जैसे ये फॉर्मूलाज दिए हैं, आदि का निर्माण करती हैं। पर ऑक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन O3 बना लेते हैं, अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से मिलकर पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाले कौन से शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो ये PAN, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट प्रकाश रासायनिक धुएं फोटोकेमिकल स्मॉग में उपस्थित एक द्वितीय प्रदूषक है जो आँखों में जलन तथा उत्तेजना पैदा करता है। यह आँखों को प्रभावित करने वाले एक शक्तिशाली उत्तेजक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो कि रंगहीन, कलरलेस तथा अति विषैली होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों एवं शेष 10% ईंधन पदार्थों, मुख्यतः कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों इत्यादि से वातावरण में मिलती रहती है। CO उत्सर्जन का 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है। यह सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित रहता है। CO वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण CO2 में हो जाता है। इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन से होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो PAN प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीय प्रदूषक है, स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है, ओजोन है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह द्वितीय प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन सी, वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जिसमें CO, CO2, SO2 इत्यादि हैं। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं, जैसे ओजोन, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इत्यादि। अतः PAN, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक हैं, जबकि सल्फर के ऑक्साइड, मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? एक्सप्लेनेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे है स्मॉग। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस जो होगी वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी। मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है।
यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। क्वेश्चन नंबर 9, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो यह है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो यह है लेड, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में नॉकिंग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब परिशोधनशाला रिफाइनरी तकनीकी में उन्नयन के कारण पेट्रोल में लेड डालने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। लेड एक वायु प्रदूषक है जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। लेड बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनमें बुद्धि लब्धि लेवल IQ को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। CNC एक मुख्य घटक है CH4 मीथेन का, ऑप्शन डी। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस या CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। CNG का मुख्य घटक मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा एक रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। जब यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। अतः यह बहुत हानिकारक वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन के ज्वलन के स्वरूप ये वायु प्रदूषक के फॉर्म में आती है। तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होने वाली वायु प्रदूषक गैस प्रश्नगत विकल्पों में सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। तो ये पत्थर के कोयले को जलाने से प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन सी, ताप विद्युत संयंत्र से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो ये है लाइकेन, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसे पौधे जड़ों द्वारा खाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन एवं रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार इस सहजीविता का प्रभाव पौधों एवं वातावरण पर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं। लाइकेन प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? तो यहाँ पे लाइकेन और मॉस दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन में स्टार है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइकेन एवं मॉस दोनों वायु प्रदूषक के महत्वपूर्ण सूचक हैं। यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बने होते हैं जो पेड़ों के तने और चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं।
मॉस बायोफाइटा समूह का सदस्य है जो चट्टानों एवं पेड़ों की सतहों पर पाए जाते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने पर मॉस समाप्त या कम होने लगते हैं। नाइट्रोजन की जब मात्रा बढ़ती है तो मॉस समाप्त होने लगते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया गया है। इसका मतलब लाइकेन को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ये है लाइकेन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो वो है सी ऑप्शन, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 22, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के? तो ये है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, लाइकेन्स निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी हैं, इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जल प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है, तथापि वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण का कारण यह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो उस टाइम पे अंकलेश्वर था। ये 2009 का क्वेश्चन है। प्रश्नकाल के दौरान अंकलेश्वर भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। इसका प्रदूषण स्कोर 88.5/100 था। वापी दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। इसका प्रदूषण स्कोर 88.09/100 था। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा 2020 जनवरी में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो ये था झारखंड का झरिया, ऑप्शन बी। जनवरी 2020 में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा एयरोपोक्लिप्स रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार नेशनल एक्विएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में शामिल 287 भारतीय शहरों में से 231 भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोयला खदानों के लिए मशहूर झारखंड का झरिया सबसे प्रदूषित शहर है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ये है वर्षा, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, वायुमंडल में वर्षा एवं ओस द्वारा धुआं, धूल, गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में VAYU प्रणाली का शुभारंभ किस नगर और राज्य में किया गया था? तो ये था दिल्ली, ऑप्शन सी। वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र वायु प्रणाली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एशियाई भूरा बादल एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः फैला था। तो ये फैला था दक्षिण एशिया में, ऑप्शन सी। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था। यह वस्तुतः प्रदूषण के कारण था। वर्ष 2007 में भी इसकी रिपोर्ट आई थी। एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। इस घटना में वायु प्रदूषण से जनित भरे बादलों की एक परत बन जाती है जो प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च के महीने के दौरान मुख्यतः दक्षिण एशियाई क्षेत्रों पर आच्छादित रहती है। क्वेश्चन नंबर 29, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है। तो ये सही है। मोटर गाड़ियों की दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, कारण जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ए सही, परंतु कारण आर गलत है। एक्सप्लेनेशन, दिल्ली में जाड़े की ऋतु में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं उठती है। धरातल से कुछ ऊंचाई पर धूल, गैस आदि की एक परत बन जाती है। अतः कथन एक सही है। जाड़े की ऋतु में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है, ना कि बढ़ जाती है, इसलिए आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। तो ये है रेडॉन गैस, ऑप्शन डी, रेडॉन गैस। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस, आरएन। रेडॉन एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडॉन गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। रेडॉन गैस से फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को घरेलू वायु प्रदूषण कहा जाता है। ध्यातव्य है कि रेडॉन गैस मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है। शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होकर यह गैस फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है।
क्वेश्चन नंबर 31, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ऑप्शन सी। सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन और बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अत्यंत हानिकारक व कैंसर कारक होता है। इससे आँख, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो ये है धुआं, ऑप्शन ए। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापन में होता है। इसे फ्रांसीसी प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगेलमैन द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है, सही है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है, यह भी सही है। पॉइंट नंबर 3, फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त या टॉक्सिक तत्व नहीं होता है, तो यह गलत है। 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज यौगिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कुछ मात्रा में विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं। अतः कथन 3 असत्य है। फ्लाई ऐश का उपयोग ईंटों के उत्पादन में तथा कंक्रीट उत्पादन में पोर्टलैंड सीमेंट के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है। यह वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, ये भी सही है। लकड़ी का जलना, ये भी सही है। ये सब बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग नहीं। पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन ए। बेंजीन, जिसका रासायनिक सूत्र C6H6 होता है, एक कार्बनिक यौगिक है। स्वचालित वाहनों से उत्पन्न होने वाला उत्सर्जन, गैरेज में संग्रहित पेट्रोल तेल, तंबाकू का धुआं, कोयला, लकड़ी, गैस, मिट्टी का तेल तथा तरल पेट्रोलियम गैस LPG आदि बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अतः विकल्प 1 ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यांत्रिक विधि नहीं है? यांत्रिक विधि नहीं है, तो यह है साइक्लोन डिवाइडर। साइक्लोन डिवाइडर, बाकी बैक फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन कलेक्टर, ये सब रोकथाम की एक यांत्रिक विधि है। क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेनेशन, साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषक की रोकथाम की यांत्रिक विधि नहीं है। गैसीय व कणिकीय पदार्थों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कारखानों की चिमनियों में निःसृत धुएं तथा कालिख के साथ मिश्रित कणिकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को बैक फिल्टर कहते हैं। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणिकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैक फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, जबकि 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणिकीय पदार्थों को फिल्टर करने हेतु साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर तथा वेब स्क्रबर नामक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। 2, 3, 4, ऑप्शन बी सही है। 2, 3, 4, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, विभिन्न देशों की भांति भारत में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया गया है। पहला है लेस देन 10 माइक्रोमीटर आकार के कणिका युक्त पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर या PM10। लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर आकार के कणिका युक्त पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर या PM2.5। सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। इसी को यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी दर्शाया गया है, आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु
कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये 2019 ऑप्शन डी। जनवरी 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य व्यापक रूप से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है। इसका लक्ष्य 2017 की तुलना में वर्ष 2024 तक PM10, PM2.5 की सांद्रता में 20 से 30% तक की कटौती करना है। क्वेश्चन नंबर 38, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है? तो आइए स्टार बनाया है उत्तर में, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेट्रोपॉलिटन शहरों में गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले धुओं में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, ओजोन इत्यादि उपस्थित हैं। तो जो दिए गए सभी विकल्पों में उपस्थित हैं, अतः आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी के सभी यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन शहरों में मुख्य वायु प्रदूषक हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। CCAC मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित करता है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट सही है, केवल बी। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन CCAC विभिन्न देशों, नागरिक समाजों, सिविल सोसाइटीज़ व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। यह 53 देशों और विभिन्न संस्थानों द्वारा निर्मित एक गठबंधन है। CCAC मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर मुख्यतः केंद्रित करता है। यह गठबंधन अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ उनकी उपशमन रणनीति का क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर नई कार्यवाहियों को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। इसके साथ इस गठबंधन के सहयोगी देश इस तथ्य को भी मान्यता देते हैं कि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों का न्यूनीकरण कार्बन डाइऑक्साइड के न्यूनीकरण के वैश्विक प्रयासों में पूरक एवं अनुपूरक का कार्य करने में भी सक्षम हों। क्वेश्चन नंबर 40, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? तो यह है पैलेडियम ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, वाहनों से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx CO और HCS को गैर हानिप्रद यौगिक में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरकी परिवर्तक नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक उत्प्रेरक पर से उत्सर्जित गैसों को प्रवाहित किया जाता है जिससे उसमें उपस्थित गैसीय मिश्रण CO से CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड से N2 और HCH से CO2 तथा जल में परिवर्तित हो जाता है।